नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उज्ज्वला 2 स्कीम की शुरुआत की। स्कीम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में 1000 ख़वातीन को नए LPG कनेक्शन देकर की गई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और नायब वज़ीर आला केशव मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। इस बार इस स्कीम में हुकूमत फ्री LPG कनेक्शन के साथ साथ भरा हुआ सिलेंडर भी फ्री में देगी। स्कीम के आगाज़ के मौके पर 1000 ख़वातीन को कनेक्शन दिया गया। 2021-22 के माली साल में इस स्कीम के तहत 1 करोड़ LPG कनेक्शन बांटने के लिए अलग से फंड जारी किया गया है। ये कनेक्शन कम आमदनी वाले उन ख़ानदानों को दिए जाएंगे जो उज्ज्वला स्कीम के पहले मरहले में शामिल नहीं हो सके थे। वज़ीर आज़म मोदी ने बताया कि अब उज्ज्वला 2 का फ़ायदा लेने के लिए जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको राशन कार्ड और एड्रेस प्रूफ जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़रूरतमंद ख़ानदान अब खुद की जानिब से एक एप्लीकेशन देकर इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। लक्ष्यों को फिर याद करना है। अभी हमने एक छोटी सी फिल्म भी देखी कि बायोफ्यूल के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है। बायोफ्यूल एक स्वच्छ ईंधन मात्र नहीं है, बल्कि ये ईंधन में आत्मनिर्भरता के इंजन को, देश के विकास इंजन को, गांव के विकास इंजन को गति देने का भी एक माध्यम है। बायोफ्यूल एक ऐसी ऊर्जा है जो हम घर और खेत के कचरे से, पौधों से, खराब सड़े हुए अनाज से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही एक बायोफ्यूल इथेनॉल पर देश बहुत बड़े लक्ष्यों के साथ काम कर रहा है। बीते 6-7 सालों में हम पेट्रोल में 10% ब्लेंडिंग के लक्ष्य के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। आने वाले 4-5 साल में हम 20% ब्लेंडिंग के लक्ष्य को हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। लक्ष्य देश में ऐसी गाड़ियों के निर्माण का भी है जो 100% इथेनॉल से ही चलेगी। साथियों, इथेनॉल से आना जाना भी सस्ता होगा, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा लाभ हमारे किसानों को होगा, हमारे नौजवानों को होगा। इसमें भी विशेष रूप से यूपी के किसानों, नौजवानों को बहुत लाभ होगा। गन्ने से जब इथेनॉल बनाने का विकल्प मिलेगा। रियासतों को OBC की लिस्टिंग करने का इख्तियार देने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया। मंगल के रोज इस पर वोटिंग की गई। इसके हक में 385 वोट पड़े, वहीं इसकी मुखालिफत में एक भी वोट नहीं पड़ा। वजीर समाजी इंसाफ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पीर के रोज ये बिल पेश किया था। इसका नाम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2021 है। बिल पास होते ही लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। इस बिल के दोनों ऐवानों से मंजूर होने के बाद रियासतों और यूनियन टेरिटरीज की हुकूमतें समाजी और तालीमी तौर पर पिछड़े तबकात यानी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्टिंग कर सकेंगी। रियासतों को ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के मराठा रिजर्वेशन मामले में दिए गए फैसले के बाद ख़त्म हो गई थी। ऐवान में लगातार मुखालिफत कर रहा अपोजिशन इस मुद्दे पर हुकूमत के साथ रहा। कार्रवाई के दौरान लोकसभा में कांग्रेस के कायद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम अदर बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए उनकी फलाह से मुतालिक इस बिल को पास कराना चाहते हैं। हम अपोजिशन की जिम्मेदारी समझते हैं। इस पर वजीर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि अपोजिशन पार्टीज़ के इख्तियार वाली रियासतों के वज़राए आला भी इस बिल को लाने की मांग कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। जो पिछले दिनों ओबीसी के कल्याण के लिए जो निर्णय लिए गए, उसके कारण से ओबीसी के समुदाय में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है। ओबीसी की जो केंद्रीय सूची का दर्जा बढ़ाकर
सूची को संवैधानिक दर्जा देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। इस ओबीसी की केंद्रीय सूची में परिवर्तन करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई। संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया। इसके साथ ही साथ एनसीबीसी को ओबीसी के लिए बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में भी शिकायतों की जांच करने की शक्ति प्रदान की गई। अभी पिछले दिनों जो निर्णय हुआ जिसमें मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इसके अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण प्रदान किया गया और इससे प्रत्येक वर्ष मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी के छात्रों को लगभग 4000 अतिरिक्त सीटें। संविधान बनाने की बात, ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनकी संरक्षण के लिए अगर कोई सबसे पहले सोचा उसका नाम भारतीय जातीय कांग्रेस है। हमने आदिवासी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब दोनों को संविधान संशोधन करके उनको हम संरक्षण की जगह दिए हैं, रिजर्वेशन की जगह दिए हैं। इसलिए 15 + 7.5% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब आज नौकरी में भाग ले सकते हैं। सर, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी हिंदुस्तान की आदिवासियों के लिए, हिंदुस्तान की पिछड़े वर्ग लोगों के लिए जो सपना देखा था वो साकार किया हम लोग। नगर पालिका बिल, ग्राम पंचायत बिल, ये सब पारित करके, और ये पारित करके हम अपनी ये देश को दिखाया कि आदिवासी भाई बहन। पीर के रोज जब राज्यसभा में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2021 पेश किया गया था तो ऐवान में बीजेपी के कई अरकान मौजूद नहीं थे। इस ताल्लुक से आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नाराजगी उन्होंने जाहिर की और उन सभी अरकान पार्लियामेंट की फहरिस्त तलब की है जो पीर के रोज राज्यसभा में मौजूद नहीं थे। पीएम मोदी ने अपनी ये नाराजगी बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के दौरान जाहिर की और कहा कि इस तरह का रवैया ठीक नहीं है। काबिल जिक्र है कि राज्यसभा में पीर के रोज मुख्तसर बहस के बाद अपोजिशन अरकान के हंगामे के दरमियान ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2021 को मंजूरी दे दी गई। इस बिल में फिल्म एक्ट, सरहद टैक्स एक्ट, कारोबार निशान एक्ट समेत कई खवानीन में तरमीम करने की तजवीज़ पेश की गई। अपोजिशन ने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की तजवीज़ रखी और बाद में इस पर वोटों की तकसीम का मुतालबा किया। हालांकि राय की तकसीम में ऐवान ने 44 के मुकाबले 79 वोटों से अपोजिशन की तजवीज़ को नामंजूर कर दिया। यहाँ काबिल जिक्र है कि राज्यसभा में इस वक्त बीजेपी के जुमला 94 अरकान हैं और पीएम मोदी बीजेपी अरकान पार्लियामेंट से लगातार ऐवान में मौजूद रहने के लिए कहते रहते हैं। बहरहाल बीजेपी ज़राए का कहना है कि बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में ओलंपिक मेडल जीतने वालों को खड़े होकर एजाज़ बख्शा गया। पीएम मोदी ने पार्टी अरकान पार्लियामेंट को अपने इंतखाबी हलकों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए तरगीब देने, तग़ज़िया मुहिम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को फ़रोग़ देने का भी मशवरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी केस में खुसूसी तफ्तीशी दरख्वास्त की समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी है, लेकिन इस दौरान दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया कि वो अदालत के बाहर मुतवाज़ी दलाइल से गुरेज करें। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस सूर्यकांत पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने कहा कि किसी को हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए, हर एक को मौका दिया जाएगा कि वो अपना मामला पेश करें। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पेगासस जासूसी के मुकदमे पर मुतवाज़ी दलाइल देने से गुरेज करें। इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो दरख्वास्त गुजार एन राम और शशि कुमार की जानिब से पेश हुए, उन्होंने कहा कि मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि जो मामला अदालत में ज़ेर समाअत है उस पर बाहर बहस नहीं होनी चाहिए। जस्टिस रमन ने पेगासस केस की तहकीकात से मुतालिक 9 दरखास्तों पर हुकूमत से हिदायत तलब करने के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को 16 अगस्त तक का वक्त दिया। सियासत में मुजरिमाना एक इमेज रखने वाले लोगों की हिस्सेदारी कम करने के डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज़ एक बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने कहा कि सभी सियासी पार्टियों को अपने उम्मीदवारों का इंतखाब करने के 48 घंटे के अंदर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पब्लिश करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सभी पार्टियों को अपने सभी उम्मीदवारों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर बतानी होगी और 2 अखबारों में भी पब्लिश करनी होगी। उम्मीदवारों के इंतखाब के 72 घंटे के अंदर इस हुक्म पर अमल करना, ये इलेक्शन कमीशन को ये रिपोर्ट सौंपनी होगी।
नए अहकाम के साथ ही कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में बदलाव किया। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि उम्मीदवारों के इंतखाब के 48 घंटे के अंदर या फिर नॉमिनेशन दाखिल करने की पहली तारीख से 2 हफ्ते पहले, इन दोनों में से जो भी पहले हो, उम्मीदवारों की पूरी जानकारी देनी होगी। वहीं पिछले महीने कोर्ट ने कहा था कि इसका इम्कान कम है कि जो मुजरिम हैं उनको सियासत में आने और इंतखाब लड़ने से रोकने के लिए कुछ असेंबली या पार्लियामेंट कुछ करेगा। इस मामले में नवंबर 2020 में एडवोकेट ब्रिजेश सिंह ने एक पिटीशन दायर की थी। उन्होंने बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरान उन पार्टियों के खिलाफ मानहानि की अर्जी दाखिल की थी जिन्होंने अपने उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड का ब्यौरा नहीं दिया था। एक और खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली के खिलाफ चल रहे फौजदारी मुकदमात वापस नहीं लिए जाएंगे। अदालत उज़्मा ने कहा कि रियासती हुकूमतें मुत्तल्लिक़ा हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर मुकदमात वापस नहीं ले सकती हैं। हाई कोर्ट हाल ही में केरला के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर फैसला दें। अदालत ने मजीद कहा कि तमाम हाई कोर्टों के रजिस्ट्रार जनरल अपने चीफ जस्टिस को अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली के खिलाफ ज़ेर समात तस्वीर की इत्तला फराहम करेंगे। CBI अदालत और दीगर अदालतें अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली के खिलाफ फौजदारी मुकदमात के तस्वीर की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच तश्कील देगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली के खिलाफ ज़ेर गौर मामलों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल न करने पर मरकज़ी हुकूमत से नाराज़गी का इजहार किया। चीफ जस्टिस NV रमना ने कहा कि हमने शुरू से ही मरकज़ से अर्ज़ किया था कि वो अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली के ताल्लुक़ से ज़ेर समात मामलों पर संजीदा हों, लेकिन मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं किया गया। ED की स्टेटस रिपोर्ट अखबार में छपने पर नाराज़गी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए आखिरी मौका फराहम किया है। अदालत ने 2 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत छोड़ो तहरीक की सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा मुजाहरे के दौरान मुस्लिम मुखालिफ नारेबाजी करने के मामले में BJP के साबिक़ तर्जुमान और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा 4 मजीद अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। तहवील में लिए गए अफराद पर इल्ज़ाम है कि इतवार के रोज़ जंतर मंतर पर लगाए जाने वाले मुस्लिम मुखालिफ नारे उन्हीं की सरपरस्ती में लगाए गए थे। दिल्ली पुलिस के एक अफसर ने बताया कि उपाध्याय के अलावा जिन 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है वो दीपक सिंह, विनीत क्रांति, प्रीत सिंह और विनोद शर्मा, जो सुदर्शन वाहिनी का रुकन है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अहदेदार ने कहा कि देर रात की गई कार्रवाई के दौरान इन सभी को हिरासत में लिया गया और अब उनकी गिरफ्तारी से कबल कानूनी दस्तावेजात तैयार किए जा रहे हैं। कांग्रेस कायद राहुल गांधी 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने मंगल के रोज़ श्रीनगर में पार्टी कारकुनों को मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने के साथ ही यहां आज़ाद और इम्पार्शियल इंतखाबात करवाने की मांग करती है। राहुल गांधी ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन को पार्लियामेंट में फार्म बिल, जासूसी और बेरोज़गारी जैसे अहम मुद्दे उठाने से रोका जा रहा है। साथ ही कहा कि BJP ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क पर हमला बोल रखा है। जम्मू कश्मीर की बड़पन जो है, जो स्ट्रेंथ है, वो आपका जो भाईचारा है, जीने का तरीका है, एक दूसरे को इज्जत से, प्यार से देखने का तरीका, वो आपकी स्ट्रेंथ है। और उसका फाउंडेशन, उसकी नींव में कश्मीरियत भी है। और मैं ये भी समझता हूं, क्योंकि ये भावना मेरे अंदर भी है, जो आप मुझसे प्यार से और इज्जत से करवा सकते हो, वो नफरत से और हिंसा से आप कभी नहीं करवा सकते। और वही कश्मीरियत है। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार से बात की, इज्जत से बात की,
आप गले लगे तो जो भी आप काम करवाना चाहते हो कर सकते हो। श्रीनगर में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड से हमला किया है। यह हमला शहर के भीड़भाड़ वाले अमीरा कदल इलाके में हुआ। हमले की जगह से कांग्रेस का ऑफिस महज 500 मीटर की दूरी पर है। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी इस वाक़े से 2 घंटे पहले ही वहां एक प्रोग्राम में शामिल हुए थे। हालांकि अटैक से काफ़ी पहले ही दोपहर 12:30 बजे ही वो कांग्रेस ऑफिस से निकल चुके थे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के एक ओहदेदार ने बताया कि अमीरा कदल ब्रिज के पास हरी सिंह हाई स्ट्रीट में ग्रेनेड के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो सड़क के किनारे फटा। हमले में 5 शहरी जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से एक की पहचान तारिक अहमद के तौर पर की गई है। इधर सीआरपीएफ के डीआईजी किशोर प्रसाद ने कहा कि दोपहर में करीब 2:40 पर दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के बंकर को टारगेट कर ग्रेनेड फेंका था। हमले में किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के शख्स को चोट नहीं पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने गुबूरी हुक्म जारी करते हुए समाजवादी पार्टी के खदावर लीडर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की दरखास्त जमानत एक फौजदारी मामले में मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुताल्लिका ज़ेली अदालत की जानिब से 4 हफ्तों के अंदर मामले में शिकायत कुनिंदा के बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। ये मामला फर्जी पैन कार्ड से वाबस्ता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद रुकने पार्लियामेंट आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड और पासपोर्ट के मामले में अदालत ने दरखास्त अर्जी खारिज कर दी थी। ये दोनों मुकदमात बीजेपी के छोटे कारोबार के शोबे के मगरबी उत्तर प्रदेश के कन्वीनर आकाश सक्सेना ने कराए थे। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा है कि जिस तरह से मुल्क के लोगों का इस्तेसाल करने वाली बरतानवी हुकूमत के खिलाफ बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक चलाई थी, उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी को इख्तिदार से बाहर करने के लिए बीजेपी कुर्सी छोड़ो तहरीक चलाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह आवाम की आवाज़ है और मुल्क के लोग बीजेपी से आज़ादी चाहते हैं, इसीलिए बीजेपी कुर्सी छोड़ो तहरीक ज़रूरी है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि यह हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के करो या मरो नारे से तरगीब याफ्ता है, यह आवाम की आवाज़ है। उन्होंने मजीद कहा कि लोग बेरोज़गारी, भूख, महंगाई, बदउनवानी, किसानों से वादा खिलाफी का जवाब देने के लिए तैयार हैं। बीजेपी कुर्सी छोड़ो। भारतीय जनता पार्टी की इनकम में एक ही साल में 50% का इजाफा हुआ है। माली साल 2019-20 में पार्टी की आमदनी 2,410 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,623 करोड़ रुपए हो गई है। ये इसी दौरान कांग्रेस की इनकम से 5 गुना ज़्यादा रही। 2019-20 के दौरान बीजेपी का खर्च 1,005 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,651 करोड़ रुपए हो गया। इलेक्शन कमीशन ने पीर के रोज़ वजारत फाइनेंस माली साल 2019-20 के लिए बीजेपी के सालाना ऑडिट की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में प्लेस की। इसके मुताबिक बीजेपी ने 2019-20 में इलेक्ट्रल बॉन्ड से 2,555 करोड़ रुपए कमाए। 2018-19 में पार्टी को बॉन्ड से 1,450 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। 2019-20 में कांग्रेस की टोटल आमदनी 682 करोड़ रुपए थी। तृणमूल कांग्रेस की आमदनी 143 करोड़ 67 लाख, सीपीएम की आमदनी 158 करोड़ 62 लाख रुपए, बहुजन समाज पार्टी की आमदनी 58 करोड़ 25 लाख रुपए, एनसीपी की आमदनी 85 करोड़ 58 लाख रुपए और सीपीआई की आमदनी 6 करोड़ 58 लाख रुपए रही। बीजेपी की 2019-20 की इनकम इन सभी पार्टियों की मिलीजुली कमाई से 3 गुना से भी ज़्यादा रही। पार्टी का इंतखाबी खर्च 2018-19 में 792 करोड़ 37 लाख रुपए से बढ़कर 2019-20 लोकसभा इंतखाबात में 1,352 करोड़ रुपए हो गया। 2019 में लोकसभा इंतखाबात हुए थे। 2019-20 में कांग्रेस की आमदनी पिछले साल के मुकाबले 25% कम होकर 682 करोड़ रह गई। 2018-19 में पार्टी की आमदनी 998 करोड़ रुपए रही थी। 2019-20 में कांग्रेस का खर्च 998 करोड़ रुपए रहा। ये पार्टी की आमदनी से 1.5 गुना ज़्यादा था।
अब बात कोरोना वायरस की। बीते 24 घंटों में दुनिया में 5,22,000 नए कोरोना के मामले सामने आए। इस दौरान 5,07,000 मुतासरीन ने इस बीमारी को मात दी, जबकि 7,955 लोगों की इससे मौत हुई। सबसे ज़्यादा नए केसेस अमेरिका में दर्ज किए गए। यहाँ 1,02,000 लोग कोरोना से मुतासिर पाए गए। इसके साथ ही अमेरिका में पिछले एक हफ्ते में नए कोरोना मुतासरीन की तादाद 8,15,000 बढ़ चुकी है। इसी दौरान यूनाइटेड नेशंस की तंजीम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बताया कि कोरोना वायरस ने करीब 30 करोड़ लोगों को फूड क्राइसिस में ढकेल दिया है, जबकि 13 करोड़ 50 लाख लोग भूखमरी की कगार पर खड़े हैं। हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस में पीर के रोज बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बीते 24 घंटों में 27,421 नए मरीजों की पहचान हुई और 41,457 ठीक हो गए। इस दौरान 376 मरीजों ने इस बीमारी से जान गंवाई। इसी तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 14,402 की कमी आई। अब 3,82,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। यह आंकड़ा 23 मार्च के बाद सबसे कम है। तब 3,65,000 एक्टिव केसेस थे। मरकजी हुकूमत ने वैक्सीन सर्टिफिकेट हासिल करने के अमल को आसान करने के लिए कदम उठाया है। अब कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट व्हाट्सएप के जरिए चंद सेकंड में हासिल किया जा सकेगा। सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए नंबर है +91 जो कि कोड है इंडिया का। नंबर है 9013151515। इस नंबर को मोबाइल में सेव करना होगा। इसके बाद कोविड सर्टिफिकेट लिखकर इस नंबर पर मैसेज भेजना होगा। जिस नंबर से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया होगा उस नंबर पर OTP आएगा। उसे वापस व्हाट्सएप के मैसेज बॉक्स में लिखकर भेजना है। इसके बाद चंद सेकंड में कोविड सर्टिफिकेट आ जाएगा। हिंदुस्तान में कोविड-19 वैक्सीन के करीब 50 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। स्टडीज का दावा है कि वैक्सीन लगी हो तो कोविड-19 की वजह से तशवीश, शदीद अलामात या मौत होने का अंदेशा काफ़ी कम हो जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की नई स्टडी ने कुछ नए फैक्ट्स सामने रखे हैं। रिपोर्ट का दावा है कि वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है। इसकी वजह कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट है, यानी वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी खतरा टला नहीं है। इसीलिए वैक्सीनेटेड लोगों को भी कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर वैक्सीनेटेड शख्स किसी कोरोना मुतासिर के राब्ते में आ जाए तो क्या उसे फौरी आइसोलेट हो जाना चाहिए? अगर आप कोरोना मुतासिर के राब्ते में आते हैं तो आपको दूसरों से दूरी बना लेनी चाहिए और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक वैक्सीन कोरोना के शदीद अलामात के ख़तरे यानी शदीद रूप से बीमार होने से बचा सकती है, लेकिन इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे में वैक्सीनेटेड शख्स दूसरों को मुतासिर कर सकता है। कोरोना मुतासिर के राब्ते में आने पर कम से कम 14 दिन तक खुद का ध्यान रखें और सेहत में होने वाले किसी भी तरह के बदलाव को नज़रअंदाज ना करें। हालांकि CDC के मुताबिक वैक्सीनेटेड लोगों की जानिब से इन्फेक्शन फैलाने का खतरा तो काफ़ी कम है, फिर भी उन्हें कोरोना गाइडलाइंस फॉलो करने की सलाह दी जाती है। चीन में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट तेजी से पांव पसार रहा है। पिछले एक महीने के कम वक्त में ही 900 से ज़्यादा केसेस सामने आने के बाद 30 से ज़्यादा लापरवाह ओहदेदारों को सज़ा दी गई। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक मुल्क भर में 30 से ज़्यादा ओहदेदारों और हेल्थ डायरेक्टर्स को हुकूमत ने सज़ा दी है। इनके अलावा अस्पतालों और एयरपोर्ट डायरेक्टर्स को भी लापरवाही और मकामी सतह पर फैले इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार मानते हुए सज़ा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कोरोना के ताज़ा मामले की शुरुआत मॉस्को से आई एक उड़ान के ज़रिए हुई। मिड जुलाई में चीन के ईस्टर्न शहर नॉनजिंग में वाक़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मॉस्को से एक तैयारा उतरा था। इस फ्लाइट में सवार 7 लोग कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से मुतासिर थे। उन मुसाफिरीन से एयरपोर्ट की सफाई करने वालों में कोरोना वायरस फैल गया, जिसने धीरे धीरे दीगर शहरों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। चीन के यांगझो में कोरोना इन्फेक्शन की जांच में लापरवाही बरतने पर 5 ओहदेदारों को इंतबाह दिया गया। IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने ज़ख़म पर बांधने के लिए एक ऐसी पट्टी डेवलप की है जिसमें कई तरह की खूबियाँ हैं। ये ट्रांसपेरेंट है और ज़ख़म को तेज़ी से भरने में जिस्म की मदद करती है। इसे सिंथेटिक पॉलीमर से तैयार किया गया है और ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी इससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।
रिसर्चर्स का दावा है कि ये पट्टी बेहद कम कीमत पर मुहैया हो सकती है। रिसर्चर्स के मुताबिक ये पट्टी नमी को बढ़ाती है, यानी नमी जिस्म में मौजूद एंजाइम की मदद से जख्मों को भरती है। नतीजा, इस पट्टी को लगाने के साथ जिस्म अपने आप ही जख्मों को भरना शुरू कर देता है। ये दूसरी पट्टियों के मुकाबले 50% तक कम दामों पर मुहैया हो सकती है। जख्मों को भरने वाली पट्टी बनाने के लिए आमतौर पर कॉटन वूल का इस्तेमाल किया जाता है। इनसे अक्सर ज़ख़म के रिसाव को रोकने और कम वक्त में ज़ख़म को भरने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन पट्टियों को हटाने के दौरान कई बार ज़ख़म के रिपेयर हुए टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। इन दिक्कतों से बचने के लिए ट्रांसपेरेंट पट्टियों को तैयार किया गया है। इसकी मदद से ज़ख़मों को बाहर से देखा जा सकेगा और इलाज आसान हो सकेगा। इस पट्टी को डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग की टीम ने मिलकर तैयार किया है। 2021-22 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में जीएसटी कलेक्शन 1,67,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा, जबकि हुकूमत ने बजट में कहा था कि चालू फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी कलेक्शन 6,30,000 करोड़ रुपए रहेगा। इस लिहाज से पहली तिमाही में कलेक्शन का आंकड़ा टोटल अंदाजे का 26.6% है। ये जानकारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी ने लोकसभा में दी है। कोरोना के चलते पिछले 18 महीनों में मुल्क भर के टॉप शहरों में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर बुरा असर दिखा है। इसमें करीबन 1,40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, जबकि 3,64,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में डिले हुआ है, यानी जुमला 5,05,000 करोड़ रुपए के हाउसिंग प्रोजेक्ट मुतासिर हुए हैं। एनरॉक कंसल्टेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस देरी की अहम वजह कैश की किल्लत है। इससे बिल्डर और डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इससे उन लोगों के सामने दिक्कत होगी जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना घर बुक कराया है। आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में रुके हैं। यहाँ पर 1,13,880 घर फंसे हैं। इनकी टोटल वैल्यू 86,463 करोड़ रुपए है। एनसीआर में रुके हुए प्रोजेक्ट्स में से 50% घर मिड सेगमेंट के हैं, 24% अफोर्डेबल सेगमेंट के हैं, 20% प्रीमियम सेगमेंट के हैं, 6% प्रोजेक्ट लग्जरी सेगमेंट में फंसे हैं। मुंबई और इसके आसपास में जुमला 41,720 घर अटके हुए हैं। इनका टोटल वैल्यूएशन 42,417 है। इसमें हैदराबाद शहर के प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। उम्रा ज़ायरीन के लिए वीज़ों के इजरा का सिलसिला आज से शुरू हुआ है और हज और उम्रा टूर ऑपरेटर्स आज से उम्रा ज़ायरीन का इस्तकबाल शुरू कर रहे हैं। हज और उम्रा के नेशनल कमेटी के एक रुकन हानिया लोबेरी ने अल अरेबिया.net से गुफ्तगू करते हुए बताया कि माहाना उम्रा ज़ायरीन की गुंजाइश 2 मिलियन तक बढ़ा दी गई है। उम्रा ज़ायरीन की गुंजाइश बढ़ाने के नतीजे में उम्रा सेक्टर और होटलों, रेस्टोरेंट्स, उम्रा ज़ायरीन की क़यामगाहों में उम्रा ज़ायरीन की तादाद में इजाफे के साथ मक्का और मदीना में नकलो हमल और बाज़ारों में ख़रीद व फ़रोख्त में भी इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि 130 उम्रा कंपनियों और इदारों ने यकुम मुहर्रमुल हराम से उम्रा ज़ायरीन के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। कंपनियों ने मकामी मर्द और ख़वातीन पर मुश्तमिल रज़ाकारों और मुलाजिमीन को तैयार कर लिया है। कंपनी का मकामी अमला उम्रे के दौरान किसी भी किस्म के बहरान से निपटने और भीड़ को मुंतशिर करने, मोतमरीन को मुनज़्ज़म रखने की सलाहियत से लैस है। ये अमला मोतमरीन को हवाई अड्डों, होटलों और दीगर मकामात से मस्जिद हराम तक लाने में मदद फराहम करेगा। अफगानिस्तान के हालात इस वक्त इंतहाई कशीदा हैं और तालिबान हर रोज़ मजबूत हो रहा है। दरियासना हुकूमत हिंद ने एक अहम फैसला करते हुए अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में वाक़ कौंसल खाने में काम करने वाले हिंदुस्तानी मुलाजमीन को वापस बुलाने का फैसला किया है। कुछ रोज़ कबल मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कंदहार में मौजूद हिंदुस्तानी सिफारत खाने से तमाम सिफारतकारों को वापस बुला लिया था। अफगानिस्तान में तालिबान के तसल्लुत के पेश नज़र हिंदुस्तान ने तमाम हिंदुस्तानी मुलाजमीन और हुक्काम को मज़ार शरीफ से वापस बुलाए जाने का फैसला किया। ख्याल रहे कि अफगानिस्तान के हालात हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ रहे हैं और तालिबान जंगजुओं का कब्जा बढ़ रहा है। आखिर में एक चौंकाने वाली खबर, नवी मुंबई के एरोली इलाके से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ बार बार पढ़ने के लिए कहने से नाराज एक 15 साल की लड़की ने अपनी माँ की कराटे की बेल्ट से गला घोंटकर कत्ल कर दिया। माँ बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देख रही थी और इसीलिए वो बार बार उसे नीट एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए बोलती थी। जानकारी के मुताबिक ये वारदात 30 जुलाई की है और रबाले पुलिस ने नाबालिग बेटी के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। बेटी ने भी अपने
गुनाह को कबूल कर लिया है। मामले की जांच कर रहे एपीआई अविनाश महाजन ने बताया कि 30 जुलाई को शैलेश पवार नाम के शख्स ने ये इत्तला पुलिस को दी थी। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।